और राजमेव जयते में बारी आज की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की। देखिए, घर में ब्रांड मोदी को हराने के चक्कर में जब बड़े बड़े सुरमा पस्त पड़ गए तो विदेशों से प्रोपेगेंडा वॉर का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। एंटी इंडिया लॉबी इस एजेंडे के तहत अमेरिकी मीडिया को टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। आज न्यूज नेशन ऐसे लॉबी और उनकी करतूतों का पर्दाफाश करने जा रहा है जो दुनिया में मोदी विरोधी एजेंडे को हवा देकर भारत को बदनाम करने में जुटे हैं। देखिए रिपोर्ट। #WJS क्या है अखबार में विज्ञापन पॉलिसी? #WJS एक भ्रष्टाचारी के विज्ञापन से क्या संदेश देने की कोशिश? #WJS क्या भारत विरोधी एजेंडे में वॉल स्ट्रीट जनरल भी शामिल? सोशल मीडिया पर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जनरल के खिलाफ आक्रोश की सुनामी कुछ यूं उठी। भारत ही नहीं, अमेरिका में बसे भारतीय भी अमेरिकी मीडिया के एंटी इंडिया मोदी फोबिया नैरेटिव पर गुस्से में है और इसकी वजह है कि ये फुल पेज भारत विरोधी विज्ञापन से भरा है, जिसमें भारत विरोधी लॉबी इस हद तक निष्ठा पर उतर आई कि सुप्रीम कोर्ट के जज डेमोक्रेटिक प्रोसेस की संस्थाओं को टारगेट किया गया। विज्ञापन कहां छपा, किसके लिए छपवाया और क्यों छपवाया? भारत विरोधी हर मॉड्यूल, हर चेहरे का एक एक खुलासा न्यूज नेशन करने जा रहा है। सबसे पहले देखिए फुल पेज में एंटी मीडिया विज्ञापन में है क्या। विज्ञापन का टाइटल है वांटेड मोदीज मैग्नेटिस्की 11, यानी एक्ट उन अधिकारियों पर लागू हो जो भारत को निवेश के लिए असुरक्षित जगह बताते हैं। इस विज्ञापन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एंट्रिक्स कॉर्प के अध्यक्ष राकेश शशिभूषण की तस्वीरें हैं। इसके नीचे सुप्रीम कोर्ट के जज और वित्तीय संस्थान के टॉप रैंक चेहरों के नाम हैं जिन पर मैग्नेटिस्की एक्ट लगाने का प्रोपेगेंडा चलाया गया। आपको बता दें कि ग्लोबल मैग्नेटिस्की एक्ट वो कानून है जिसके जरिए किसी भी विदेशी नागरिक को वीजा देने या ना देने के लिए अमेरिकी सरकार फैसला करती है। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिकी दौरे पर पहुंची है, बड़े बड़े वैश्विक संस्थानों से मुलाकात कर ग्लोबल इकोनॉमिक एजेंडा सेट कर रही है, उसी बीच इस एंटी इंडिया विज्ञापन की अमेरिकी मीडिया के जरिए सेफ लैंडिंग कराई गई। अब देखिए भारत विरोधी विज्ञापन के सूत्रधारों को। 10,000 करोड़ का घोटालेबाज रामचंद्रन विश्वनाथन और एंटी इंडिया टूलकिट की मास्टर कथित पत्रकार राणा अयूब का भारत विरोधी एजेंडा तो किसी से नहीं छिपा। इस विज्ञापन के पीछे उनका मजबूत कनेक्शन मिला, मगर भगौड़े रामचंद्र विश्वनाथन की एंट्री क्यों हुई, अब ये भी जान लीजिए। रामचंद्र विश्वनाथन 2005 में हुए 10,000 करोड़ के देवास एंट्रिक्स घोटाले में शामिल देवास कंपनी का सीईओ है। उसकी कंपनी की नीलामी के लिए ईडी ने जून में अर्जी दी थी। ईडी ने ही उसे भगोड़ा घोषित किया था। 2013 तक काली कमाई का धन कुबेर रामचंद्र शान से भारत में एजेंसियों को चकमा देता रहा और जब मोदी सरकार पाई का हिसाब किताब वसूल करने लगी तो वो पहले देश छोड़कर भाग गया और फिर प्रो पाकिस्तानी लॉबी से मिलकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ने लगा। और वॉल स्ट्रीट जनरल जैसे प्रतिष्ठित अखबार ने भी आंख मूंद कर भारत विरोधी एजेंडे को छाप डाला। ये संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। जिस अमेरिका से भ्रष्टाचारी रामचंद्रन ने भारत विरोधी एजेंडा चलाया, उसी अमेरिका में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बता दिया कि भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हर रुपए का हिसाब होकर रहेगा। I don't want to comment on the individual cases or the approach, but certainly there are instances which are so standing out, and if the ED goes there, it is with some prima facie evidence in its hand. ये पहली बार नहीं है जब अमेरिकी मीडिया को मोदी फोबिया की टूलकिट की तरह इस्तेमाल किया गया। जो लॉबी अरसे तक मोदी को अमेरिका आने से रोकती रही, उसमें जब नाकाम हुई तो अब भारत की आवाज को कमजोर करने की गहरी साजिशें हैं। टीम न्यूज नेशन। तो देखिए, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीतिक दायरे को न सिर्फ राष्ट्र प्रमुखों तक सीमित किया बल्कि दुनिया में बसे भारतीयों तक उन्होंने संवाद की पहल शुरू की थी। और दुनिया में बसी भारत विरोधी लॉबी की बौखलाहट की बड़ी वजह यह है। लंदन की राजनीतिक विशेषज्ञ गायत्री और अमेरिका की वरिष्ठ पत्रकार वंदना झिंगन की बातों को बड़े ध्यान से सुनिए। दुनिया में भारत विरोधी मॉड्यूल कैसे आखिर काम करता है। भारत की जो पोजीशन है इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत मजबूत है
और इसी के चलते अगर आप देखेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, अभी आप एक हफ्ते पहले देखेंगे सभी न्यूज़ चैनल्स कवर कर रहे थे किस तरीके से इंडिया के 2 अक्टूबर को न्यूयॉर्क टाइम्स में बिल्कुल पेड प्रोपेगेंडा चलाया गया था। कौन चला रहा था? सारे के सारे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और उनके साथ में खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस जो यूएस और यूके में इस वक्त बेस्ड हैं। तो डेफिनेटली दुनिया इस वक्त बदनाम करने की कोशिश में लगी हुई है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब आपके पास ऑप्शन नहीं है, बदनाम करिए, बदनाम करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। एक बहुत बड़ा सर्कल और नेटवर्क चलता है। भारत इस वक्त बहुत ही स्ट्रांग है एंड भारत कैन नॉट बी इग्नोर्ड। आई ऑलवेज से इंडिया कैन नॉट बी इग्नोर्ड एनी मोर। इंडिया की बहुत बड़ी ताकत है, शक्ति है, और ये हमने 2014 के बाद में इसको और ज़्यादा महसूस किया है। और उसका श्रेय भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जाता है। बिकॉज़ जब भी वो आए हैं उन्होंने इस चीज़ को देखा है कि राष्ट्र जो है वो सर्वोपरि होना चाहिए, और उन्होंने काफ़ी नए नए प्रयोग किए हैं जिसको हम देख रहे हैं। और डायस्पोरा चाहे कहीं भी है जो भारत से बाहर है, उसके साथ उन्होंने एंगेज करने की कोशिश की है। और देखिए, बुलंद भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक कई कड़े फैसले लिए। उन कड़े फैसलों को लॉक किया। पॉलिटिकल विल ऐसा कि उन्हें घरेलू राजनीति में उनके विरोधियों की बोलती बंद हो गई, तो इस्लामाबाद भी मोदी मोदी करने लगा। और इसीलिए मोदी विरोधी एजेंडे, या यूं कहें कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा को डायरेक्ट अमेरिका से तूल दिया गया, और न्यूयॉर्क टाइम्स मानो भारत विरोधी एजेंडे का एपिसेंटर बन गया। भारत की उभरती हुई ताकत से कौन डरा? अमेरिकी मीडिया में इंडिया फोबिया, किसका आइडिया? पीएम मोदी के विरुद्ध ग्लोबल गैंग के युद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और हर मामले में हिंदू मुसलमान। अमेरिकी मीडिया के अखबारों के ना जाने कितने पन्ने इसी एजेंडे से भर गए, और एक नैरेटिव के तहत भारत विरोधी इंटरनेशनल एजेंडा चलाया गया। पहला सबूत 13 अक्टूबर 2022। न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल के टाइटल से पता चल जाएगा कि इसमें निशाना किसकी तरफ है। मोदी के इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को टारगेट करते हुए लिखा गया कि घरेलू राजनीति में हिंदुत्व एजेंडा चल रहा है, माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है। दूसरा सबूत 24 जून 2022। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा जिसमें चीन और भारत को एक साथ दिखाया गया कि युद्ध काल में भारत इकोनॉमिक एजेंडा साध रहा है, यानी भारत युद्ध को स्पॉन्सर कर रहा है। लेकिन सिर्फ ये 2 आर्टिकल ही नहीं, बल्कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र की कमान संभाली, अमेरिकी अखबार भारत को मोदी हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखने लगा। अरे हद तो तब हो गई जब कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने पर पाकिस्तान लाइन लिखी गई। लेकिन जो छेड़ता है न्यू इंडिया उसे छोड़ता नहीं। यही वजह है कि मोदी के एस जयशंकर ने अमेरिका में ही अमेरिकी मीडिया को आईना दिखा दिया था। There's a big song and dance about internet being cut. Now, if we've reached a stage where you say an internet cut is more dangerous than the loss of human lives, then what can I say? भारत को देखने का नजरिया कहें या फिर नफरत का एजेंडा। एक और IMF जैसी संस्था को लग रहा है कि भारत अंधेरे में उम्मीद की किरण है, यानी ऐसा देश जो आर्थिक महाशक्ति के रास्ते पर है, G20 जैसे ताकतवर मंच को लीड कर सकता है। India leaving a mark on the world for years to come during next year's presidency. And what could that mark be? In what areas? It could be in the area of digitalization, including digital money. We know that we need regulation of crypto. We know that we need to get some more attention to cross-border payments, and how we are proposing public investment. उसी भारत को लेकर ग्लोबल एजेंसी का आकलन ये है कि भारत में भुखमरी पाकिस्तान से ज्यादा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI की रिपोर्ट जब से दुनिया के सामने आई, मोदी विरोधी ताकतें एक्टिव हो गई। क्या वाकई भूख मापने का पैमाना सही है? जो पाकिस्तान भयानक बाढ़ से अभी तक उभर भी नहीं पाया, जिस श्रीलंका में रोजी रोटी के लिए लोग विद्रोही बन गए थे, वो देश हमसे आगे कैसे निकल गए?
क्या पाकिस्तान जैसे देश में पूरी आबादी को पोषण युक्त खाना मिल रहा है? क्या नेपाल, श्रीलंका जैसे देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो चुके हैं? क्या घर घर राशन जैसी मेगा स्कीम लॉन्च करने वाले भारत में भुखमरी है? आमतौर पर भूख को नापने का क्या पैमाना होता है? हैरानी की बात यह है कि हंगर रिपोर्ट में भारत को उन अफ्रीकी देश के नीचे 107वें पायदान पर रखा गया जिनकी अनाज जरूरतें दूसरे देशों पर निर्भर है। और ये बात अब चुप रही है कि क्या जानबूझकर भारत विरोधी माहौल बनाया गया। इन्हीं सवालों के साथ स्वदेशी जागरण मंच जैसे संगठनों ने आंकड़ों के जरिए GHI रिपोर्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि ये भारत के खिलाफ ग्लोबल प्रोपेगेंडा है। टीम न्यूज नेशन। और देखिए, भारत विरोधी स्क्रिप्ट के पीछे सिर्फ एक मॉड्यूल नहीं बल्कि अमेरिका में पाकिस्तान की एक बड़ी लॉबी काम करती है और किसी भी मुद्दे को हिंदू मुस्लिम का रंग दे देती है। इसी कड़ी में आइए आपको दिखाते हैं भारतीय मुसलमान और दलित समाज के मुद्दे पर कैसे भारत विरोधी एजेंडा चलाया जाता है, और उसके लिए आपको पाकिस्तानी लॉबी के मीम भीम एजेंडे को भी समझना होगा। देखिए, ये पूरी कड़ी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। मीम भीम एजेंडे से एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा कैसे चलाया जा रहा है, उसको कैसे रन किया जा रहा है। उसको रन करने के लिए काशिफ उल हुदा, जो कि एक भारतीय मुस्लिम है, फिलहाल वो अमेरिका में रहता है, और उसकी पार्टनर है थेन मोजी। ये को फाउंडर है जो कि दलित नेशन को चलाती है। ये भारतीय मूल की दलित एक्टिविस्ट है। दलित नेशन नाम के संगठन को ये रन करती है। और ये दोनों जो लोग हैं, इन दोनों के जो तार हैं वो इससे जुड़े हैं, TwoCircle.net से इनके तार जुड़े हुए हैं। ये एक संगठन है दरअसल, जिसे पीछे से पाकिस्तान ऑपरेट करता है। जी हाँ, 2006 में काशिफ का ग्रुप भारत में बैन हो गया था और उसके बाद उसने अमेरिका में प्रो पाक क्लब IAMC का गठन किया। जी हाँ, IAMC का गठन किया गया और इसका पाकिस्तानी जमात से कनेक्शन है। और यहीं से ही आपको बताएं कि दलित मुस्लिम के नाम पर एंटी इंडिया थ्योरी को बाकायदा प्लांट किया जाता था। तो किस तरह से ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। दरअसल भारत विरोधी लॉबी को न्यू इंडिया की बढ़ती ताकत का खौफ है, तो प्रधानमंत्री मोदी के दबंग अंदाज का डर भी है। लाख दुष्प्रचार कर लेंगे मगर दुनिया के विशाल लोकतंत्र के सत्ता शीर्ष मोदी को ना कोई लॉबी रोक पाएगी, ना ही भारत किसी दबाव में झुकने वाला है। मोदी, 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 मोदी। यूरोप से लेकर अमेरिका तक पीपल टू पीपल कांटेक्ट और विश्व नीति साधने का उनका अनोखा अंदाज। तभी तो सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पीएम मोदी से हाथ मिलाने के लिए बेचैन नजर आते हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो अपने दोस्त मोदी की शान में UN में कसीदे गढ़ते हैं। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said the time is not for war. It is not for revenge against the West or for opposing the West against the East. इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में परंपरा और प्रोटोकॉल से आगे बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी ने जो लकीर खींच दी, उसके आगे दुनिया के बड़े बड़े टॉप लीडर भी पीछे रह गए। ये न्यू इंडिया की उभरती हुई ताकत की तस्वीर है। ये न्यू इंडिया का दमखम है। दुनिया मोदी में एक मजबूत ग्लोबल लीडर की छवि देखती है, जो बिना किसी दबाव, बिना किसी हस्तक्षेप के भारत के हित में टफ डिसीजन लेने का मादा रखता है। जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। आज हिंदुस्तान से 130 करोड़ लोग, 130 करोड़ देशवासियों का आत्मविश्वास। विदेशों में ग्लोबल लीडर मोदी का जादू जलवा यूं ही नहीं है, बल्कि पिछले 2 सालों की ग्लोबल रैंकिंग को देखें तो प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी के आगे जिनपिंग, पुतिन, बाइडेन सरीखे राजनेता बैक बेंचर्स ही नजर आते हैं। 13 अक्टूबर 2022 में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के सर्वे को जरा गौर से देखिए। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग में 5% का इजाफा हुआ और 77% के साथ सबसे लोकप्रिय लीडर बनकर उभरे। सर्वे में दूसरे नंबर पर मेक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर 68% के साथ। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में पीएम बने एंथोनी अल्बानीज की तीसरे नंबर पर एंट्री हुई। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की लोकप्रियता में 10% गिरावट हुई और वो 9वें पोजीशन पर आ गए।
दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का फैक्टर सिर्फ अकेला यही सर्वे नहीं है, बल्कि जनवरी में ग्लोबल सर्वे में भी ब्रांड मोदी का दम टॉप लेवल पर दिखा। मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 71% रही, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसी लिस्ट में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 48%, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्जो की 44% रेटिंग रही। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 43% के साथ चौथे नंबर पर रहे। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत का कद भी बढ़ा और ग्लोबल लीडर मोदी का दमदार अंदाज भी, और यही भारत विरोधी लॉबी के ब्लड प्रेशर बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है। टीम न्यूज़ नेशन।